हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई में हम आईटी ऑफिसर कैसे बने। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के पास ये पहुँचे, जिससे उन्हें इसके बारे में पता चले और इस तरीके के रिक्रूटमेंट्स में वो अप्लाई कर सके और एक अच्छी जॉब ले सके। तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे बैंक्स, जैसे एक तो आईबीपीएस कंडक्ट कराता है, मतलब उसमें अराउंड 11-12 बैंक्स आ जाते हैं, वो उसके थ्रू आईटी ऑफिसर के लिए सिलेक्शन होता है। इसके अलावा आरआरबी हो गया, उसमें सिलेक्शन होता है, उसमें जितने भी आरआरबी बैंक्स आते हैं उसके थ्रू। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि अपना खुद का रिक्रूटमेंट लेते हैं, जैसे कि उसमें से एक एसबीआई हो गया, वैसे ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कभी कभी होता है बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर पंजाब सिंध बैंक, ये भी अपने अलग से रिक्रूटमेंट निकालते हैं। वो भी कब, उनको जब डिपेंड, मतलब उनको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो डिपेंड ऑन देयर रिक्वायरमेंट वो उसके हिसाब से अपना ये सब वैकेंसीज़ निकालते हैं। बट जो रेगुलर वैकेंसीज़ है वो तो एक आईबीपीएस और आरआरबी हो गया। इसके अलावा ये एसबीआई का भी पिछले मैं 2-3 साल से ट्रेंड देख रहा हूँ कि साल में ये 2 बार एग्ज़ाम होता ही है। तो इसके लिए जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर जो ऑलरेडी दे चुके हैं, उनको गाइडेंस चाहिए कि किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाए, तो उसके लिए मैं इसमें बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा। तो बात करते हैं अब इसका जो क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो मेन इसमें रहता है, जैसे कि ये बाकी एग्ज़ाम्स से थोड़ा डिफरेंट है, इसका जो क्राइटेरिया रहता है थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपको, जैसे मिनिमम बात करूँ मैं एक्सपीरियंस की, तो इसमें मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। और इसमें रोल बेस्ड रिक्वायरमेंट रहती है, ये नहीं कि केवल आईटी ऑफिसर में सब आ जाते हैं, जैसे डेवलपर हो गया, टेस्टर हो गया, एनालिस्ट हो गया, तो वो सब आ जाए, ऐसा नहीं है। इनका क्या रहता है कि ये रोल बेस्ड रहता है। तो इनका, जैसे मान लीजिए मैं डेवलपर हूँ, तो मेरे लिए जो रोल्स आएंगे हो सकता है वो डॉटनेट डेवलपर के लिए, या फिर जावा डेवलपर, या फिर नोड जेएस, या फिर जावा स्क्रिप्ट, तो जैसे वेब डेवलपर हो गया। तो ये इस तरीके से अलग अलग रोल निकालते हैं। तो वो स्पेसिफिक करते हैं, वो स्पेसिफाई करता है अगर जावा चाहिए तो जावा के लिए ही, डॉटनेट चाहिए तो डॉटनेट के लिए। इसके अलावा एक रहता है सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसमें क्या होता है कि सारे डेवलपमेंट रोल वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो आ सकते हैं इसमें, चाहे वो डॉटनेट का हो या जावा का हो या फिर आपका नोड जेएस हो या फिर एंगुलर, कोई भी अगर डेवलपमेंट वर्क किसी ने किया है आईटी में 2 साल से ज़्यादा, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा वो टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए भी आता है रिक्वायरमेंट। इसके अलावा एनालिस्ट के लिए, या फिर डेटा इंजीनियर, या फिर आपको एसक्यूएल डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो आईटी फील्ड में बहुत सारे रोल्स हैं। तो बैंक को जो भी रिक्वायरमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंग वो वैकेंसीज निकालती है। तो जैसे अभी लास्ट टाइम जो निकला हुआ था उसमें अच्छी खासी वैकेंसी थी सॉफ्टवेयर डेवलपर की, जो स्केल 1 पे आता है। इसके अलावा स्केल 2 पे भी, स्केल 3 पे, और ये केवल 2 साल के एक्सपीरियंस पे नहीं, ये मतलब स्टार्टिंग 2 साल से होता है। ये 5 साल के एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स भी फिल कर सकते हैं, या फिर 7 साल वाले, 8 साल वाले, 10 साल वाले तक। मतलब इसमें जितने लेवल पे, अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट स्केल 2 के लिए करना है तो उसमें आई थिंक मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5 साल का। ऐसे ही स्केल 3 का आई थिंक अराउंड 8 ईयर्स या 10 ईयर्स है। तो एक बार उसको नोटिफिकेशन में मैं एक बार उसको गो थ्रू करके आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कि उसमें अलग अलग लेवल वाइज, स्केल वाइज कैसे कैसे कितना रिक्वायरमेंट है। तो अब बात करें, जैसे ये तो हो गया मतलब एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस। अब एजुकेशन में भी आपको कंप्यूटर साइंस, आईटी में ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। इसके अलावा मतलब नॉर्मल कोई भी डिग्री से, अगर मान लीजिए कोई भी बीए करके अगर इसमें आईटी फील्ड में आ गया तो वो एलिजिबल इसके लिए नहीं है। उनके लिए बीटेक बीई होना इम्पॉर्टेंट है, तभी ये अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। बाकी ये एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी एग्ज़ाम से। अगर इसका एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये केवल एग्ज़ाम जो होता है एक ही होता है इसमें रिटन, जिसमें कि, और ये भी बता दूं मैं कि जैसे एक्सपीरियंस लेवल पे बात है तो ये एग्ज़ाम्स जैसे होते हैं स्केल 1, स्केल 2 पे ये रिटन में होते हैं, जैसे आपको रिटन एग्ज़ाम देना है, या फिर अगर मान लीजिए टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए वैकेंसी आई है, बट उस टेस्टिंग प्रोफाइल में एप्लीकेंट्स ही अराउंड 200 या 300 अप्लाई किए हुए हैं, तो वो हो सकता है वो रिटन कंडक्ट ही ना कराएं, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे बेसिस ऑन देयर प्रोफाइल। आपकी जो भी रिज्यूमे होंगे, आप जो अप्लाई करेंगे तो आप वो सारे डिटेल्स मांगेंगे, वो रिज्यूमे मांगेंगे, वर्क एक्सपीरियंस का लेटर मांगेंगे, आपका जो भी आपके पास मतलब एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बात करें तो उसके लिए आपके पास या तो वर्क एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, नहीं तो आपके पास जो स्टार्टिंग में जो आपको मिलता है जॉब के टाइम पे, वो आपके पास वो डॉक्यूमेंट आपको सब कुछ अप्लाई करना पड़ेगा वहाँ पे। उसके बेसिस पे वो क्या करेंगे, आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे आपके रिज्यूमे को देखते हुए।
और बाकी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस मैच कर रहा है तो आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे डायरेक्ट ही। बट कभी कभी जैसे स्केल 1 के लिए क्या है, स्केल 1 में मतलब वैकेंसी अगर अच्छी खासी आई है तो बहुत सारे एप्लीकेंट्स अप्लाई कर देते हैं। तो मान लीजिए अगर 150 की वैकेंसी है और उसमें किसी ने 2000, 3000, 10,000, 20,000 तक एप्लीकेंट्स अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो रिटन टेस्ट होना ही होना है, बिना डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इतनों का इंटरव्यू होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रिटन टेस्ट होगा, तो मैं इसमें अभी रिटन टेस्ट की बात करता हूँ। तो रिटन टेस्ट में ऐसा है कि आपका एक ही एग्ज़ाम होना है और ये एग्ज़ाम बाकी एग्ज़ाम से क्यों डिफरेंट है इसके बारे में अब मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि इसमें आपका क्वालिफाइंग हो जाता है क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। तो जैसे मान लीजिए 2 साल का एक्सपीरियंस हो, कोई आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, उसको तो यार इतना टाइम नहीं मिलता कि वो इतना प्रैक्टिस कर सके क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में, इतना क्वेश्चन सॉल्व करे, पज़ल और डीआई वगैरह इतना कर पाए। तो ये उनके लिए सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी होती है कि इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। इसमें जनरल कैटेगरी कट ऑफ मैंने जब आरटीआई डाल के देखा था तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ अराउंड 8-9 मार्क्स जाती है हर बार। क्वांट की बात करें तो क्वांट की भी अराउंड 7-8, और रीजनिंग की बात करूँ तो अराउंड 7-8, और इंग्लिश के आई थिंक 9 या 10 तक टच करता है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो ये केवल क्वालिफाइंग होता है। बाकी इसके अलावा क्या है कि इसमें आपको मेन जो रोल रहता है इसका, आपका प्रोफेशनल नॉलेज। उस प्रोफेशनल नॉलेज में 2 कैटेगरी में डिवाइड रहता है पेपर। एक रहता है जनरल आईटी और दूसरा रहता है स्पेसिफिक, रोल स्पेसिफिक टेस्ट। तो जनरल आईटी रहता है उसमें 25 क्वेश्चन रहते हैं आपके 50 मार्क्स के लिए, और जो आपका रोल बेस्ड रहता है उसमें 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। तो आप जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके बेसिस पे क्वेश्चन रहेंगे। तो जनरल आईटी में आपका क्या रहता है कि आपको उसमें डेटा स्ट्रक्चर उसमें आपको मिलेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऊप्स कॉन्सेप्ट, या फिर इसके अलावा जो भी आपके जो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, वो उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 25 क्वेश्चन में से। तो वो अगर कोई भी कंप्यूटर साइंस का कैंडिडेट है, उसको नॉलेज है, तो वो कर लेगा। उसमें अराउंड 20-22 क्वेश्चन तो कर ही सकता है वो, अगर अच्छे से ठीक ठाक से थ्योरी पढ़ लेता है तो कर लेगा वो। बाकी जो रोल बेस्ड पे आता है तो उसमें पेपर में क्या रहता है कि जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टू लास्ट टाइम उन्होंने डायरेक्ट पूरा क्वेश्चंस क्या किया था, उन्होंने कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स के दे दिए थे, जैसे डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह। बट जो अभी एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, उसमें उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा कि जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी रोल के हिसाब से उन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए थे। जैसे मैं डेवलपर रोल के लिए हूँ तो मेरे में डेवलपमेंट के जैसे पाइथन, सी, जावा, इन सब के क्वेश्चंस थे। आउटपुट वाले क्वेश्चन हो गया, फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क के भी थे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें डेवलपमेंट वाले, लाइक उन्होंने गिटहब से क्वेश्चन पूछे थे। गिटहब में हम किस तरीके कमांड यूज़ करके कैसे हम पुल करते हैं, फेच करते हैं, या फिर उसमें आपको एपीआई से क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा एंगुलर से, जावा स्क्रिप्ट से। तो अगर आपने डेवलपमेंट का काम किया है तो आप ईजिली क्वेश्चन को कर लोगे। तो उसमें आपका होना चाहिए डेवलपमेंट का। वैसे ही टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए टेस्टिंग का रहता है, आपका जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे। बट मेनली फोकस आपको थ्योरी पे अपने करना है, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स पे, और बाकी आपका जो रोल है उसके अकॉर्डिंग। अगर कोई डेवलपर है, अगर वो फुल स्टैक डेवलपर है, तो वो ऑब्वियसली अगर डॉटनेट में है तो सी शार्प पढ़ेगा, डॉटनेट हो गया, एमवीसी, एपीआई, और इसके अलावा अगर कोई जावा में है तो जावा, ऊप्स, स्प्रिंग बूट के क्वेश्चन हो गए। तो ओवरऑल आपको नॉलेज होना चाहिए। बट मेन मैं बोलूँगा यही फोकस करने के लिए कंप्यूटर साइंस के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, वो क्या क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं मैं आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा, वो आप देख सकते हो। उस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे आपको पढ़ना है। तो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न। तो और मैं एक चीज़ बता दूँ, इसमें इनका कट ऑफ जो है वो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। तो मान लीजिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ गई, 200, 250 या फिर 100 वैकेंसी है, तो वैकेंसी के ऊपर ये कट ऑफ नीचे कर देंगे या ऊपर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बाकी एग्ज़ाम से बिल्कुल ही डिफरेंट है। एसबीआई के बिल्कुल ये स्ट्रिक्ट इनका रूल है ये, कि जनरल के लिए मैं बता देता हूँ, जनरल आईटी नॉलेज में जो है, जो प्रोफेशनल नॉलेज में बताया 2 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2। तो जनरल आईटी में इसका रहता है आई थिंक 22.5 या 23.5 मार्क्स जनरल के लिए चाहिए ही चाहिए, अगर वो क्वालिफाई करना है प्रोफेशनल। और ये कट ऑफ इम्पॉर्टेंट, अगर एक में भी आप नहीं क्लियर कर पाते हो तो आप आउट हो। तो जनरल आईटी के लिए आई थिंक 22.5 या फिर 23.5 है, मैं एग्जैक्ट आपको बता दूंगा। और इसके अलावा जो आपका ये है प्रोफेशनल रोल बेस्ड नॉलेज है, तो इसमें रोल बेस्ड में इनका 44 या फिर 42 इसके अराउंड इनका कट ऑफ रहता है जनरल के लिए। इससे आपका अगर नीचे है आप नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, भले ही कितना भी क्वांट, रीजनिंग या इंग्लिश में कितना भी आपने अच्छा कर लिया है, बट अगर इसमें अगर 22.5 से नीचे है या फिर उधर 42 से नीचे है तो आप आउट हो, कितना भी आप स्कोर कर लो। तो ये इंपॉर्टेंट है इन दोनों, मतलब रोल बेस्ड में और जनरल आईटी आपको अच्छा खासा मेहनत करना है। बाकी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में थोड़ा बहुत भी कर लेंगे, क्वालिफाई की लायक कर ले तो आपका बहुत अच्छा, आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो।
जैसे कि लास्ट टाइम बता दे रहा हूँ, अराउंड मतलब वैकेंसी सॉफ्टवेयर डेवलपर की 172 है, बट उन्होंने केवल 99 कैंडिडेट से केवल सेलेक्ट हो सके। तो आप सोच सकते हैं कितना इनका स्ट्रिक्ट रूल है। अगर ये चाहते तो 172 एटलीस्ट जितने वैकेंसी हो उतनों को तो ये बुला सकते थे, बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इनका बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल है, तो उसके अकॉर्डिंग तो जो भी नेक्स्ट टाइम के लिए इसके लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल थोड़ा अच्छे से इस चीज़ को माइंड में रखें कि हमें रोल बेस्ड और जनरल आईटी में अच्छा स्कोर करना है, तो ही आपका क्वालिफाई होगा, अदरवाइज़ इसमें बहुत मुश्किल है। सो और भी नॉलेज इसके बारे में A to Z आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए, क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और किस तरीके से हम जनरल आईटी और रोल बेस्ड को तैयार कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं बिल्कुल उसका आंसर करूँगा। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम चैनल एक बनाया है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट रहेगा या फिर आने वाले टाइम पर जो भी रिसोर्सेज होंगे मेरे पास, मेरे खुद के जो हैंड नोट्स हैं वो आपको मैं वहाँ प्रोवाइड करूँगा, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। So thank you so much, and please like, share and subscribe to my channel. Thank you.